आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं आज की सुर्खियां। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जरूरत पड़ने पर NRC और CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का तयखुन दिया। नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने कहा कि हुकूमत सिर्फ एक मुकाम से काम करना बेहतर है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जारी की 28 अफराद को 14.8 लाख अदा करने की नोटिस। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में इथियोपिया के तालिब इल्म ने की खुदकशी। फिरोजाबाद का नौजवान सफदरजंग अस्पताल में फौत, पुलिस की गोली से हुआ था जख्मी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वाजपेयी को खिराज अकीदत पेश किया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म और मरकज़ी वज़ीर दाखिला की जानिब से NPR और NCR पर अवाम में गलत फहमी पैदा करने पर ताज्जुब का इजहार करते हुए ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के कायदीन को यकीन दिया। आज दोपहर प्रगति भवन में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की ज़ेर क़ियादत तकरीबन 35 रुकनी वफ़द से बात करते हुए KCR ने यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी को मशवरा दिया कि वो अपने एहतजाजी जलसों में दीगर सियासी सेक्युलर जमातों को शामिल करते हुए इस मसले को उजागर करें। चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस के बाहर अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर आला से वफ़द की मुलाकात और गुफ्तगू की तफसीलात से वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में सिर्फ 29% अवाम की पैदाइश का रिकॉर्ड है, जबकि 71% की पैदाइश का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये बात अकबरुद्दीन अवैसी की एक RTI की दरख्वास्त पर मालूम हुई है, जिस पर वज़ीर आला ने ताज्जुब का इजहार करते हुए तफसीलात से आगाही हासिल करने का तयखुन दिया। वफ़द में मुफ्ती खलील अहमद साहब, मौलाना कबूल पाशा शुत्तारी, हामिद मोहम्मद खान साहब, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, रहीमुद्दीन अंसारी, हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद, अकबरुद्दीन अवैसी और दीगर शामिल थे। मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से बड़ी अच्छी पॉजिटिव मीटिंग रही और अच्छी बात ये रही कि उन्होंने हमको इस बात का तयखुन दिया कि उनकी सरकार, उनकी पार्टी इस चीज़ को पसंद नहीं करती जो CAA के जो सिटीज़न अमेंडमेंट क़ानून बनाया गया, और CM ने ये कहा भी और हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि TRS पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में बिल वोट भी दिया। चीफ मिनिस्टर कतई ये तमाम जो कंट्री में माहौल बन रहा है उससे हरगिज़ वो खुश नहीं है, और वो बार बार हमसे ये कह रहे थे कि ये जो कुछ हो रहा है ये देश को हम किस राह पे लेकर जा रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि जो 27 इस्लामाबाद में जो हमारी पब्लिक मीटिंग है उसमें चीफ मिनिस्टर ने कैमरा सुना ना फोटो आप सबको बुलाइए, उसमें अब TRS पार्टी के भी लीडर बनाएंगे, दावत देंगे कांग्रेस पार्टी को भी, CPI को भी, CPM को भी, क्योंकि ये ऐसा मसला है जिसमें तमाम लोगों को आकर मुल्क को बचाने का है, मुल्क की रूह को बचाने का है। और चीफ मिनिस्टर ने हमसे ये भी कहा कि वो ये सोच रहे हैं कि लाइक माइंडेड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनसे भी बात करेंगे, उनको भी दावत देंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर जो भी एक थोड़े टाइम के बाद वो एक सबको जमा करके एक मीटिंग करके पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव मीटिंग रही और चीफ मिनिस्टर बार बार हमारे को इम्प्रेस करे कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का, ये मुल्क का मसला है, और इसको इस नज़रिए से देखना चाहिए। और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर इस बात को भी हमारे को इम्प्रेस करे कि हर हाल में हमको अमन को बरकरार रखना है। और हम तो ये बोले कि सर ये मसला हम भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है, और पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि BJP की मोदी गवर्नमेंट इस मुल्क को रिलीजन के नाम पर एक लेजिस्लेशन बनाया है। तो ये तमाम बातें हुई हैं और हम मुतमईन हैं और हमको यकीन है। अच्छा अब आप लिखते जाइए, चलिए लिखते जाइए अब आप। चैप्टर 15 एनुअल रिपोर्ट
चैप्टर 15 एनुअल रिपोर्ट ऑफ MHA 2018 and 19। आपको फोटो दिखाऊं? हाँ फोटो दिखाइए। देखो, हेलो, ये देखो, चैप्टर दिस साइड सर, ये लो, चैप्टर 15 एनुअल रिपोर्ट हाँ ऑफ MHA, ओके जिसमें पॉइंट नंबर 4 मैं पढ़ रहा हूं, अंग्रेजी आती ना आपको प्रसाद साहब। The NPR is the first step towards creation of NRIC under the provisions of aforementioned statute। पॉइंट नंबर 4 है ये। चलिए अब आप आइए प्रसाद साहब, ये आप जानते ना, आप तो प्रेस के सीनियर रिपोर्टर हैं तेलंगाना के प्रसाद साहब। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, आप देखते जाओ, PIB 26 नवंबर 2014, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सेकेंड लाइन, द NPR इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ NRIC, ये होगा दूसरा। तीसरा प्रसाद साहब, MHA के वेबसाइट पे जाइए आप, और उसमें जहां पे सिविल रजिस्ट्रेशन डिवीजन लिखा हुआ है, सिविल रजिस्ट्रेशन डिवीजन, आप सेकेंड पेज पे जाइए, उसके नीचे लिखा हुआ है NPR। इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप NPR। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ NR। आंध्र प्रदेश के 3 दारुल हुकूमतों की रियासती हुकूमत की तजवीज़ पर नायब सदर जमहूरिया हिंद एम वेंकैया नायडू ने अपना रद्दअमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने स्वर्ण भारती ट्रस्ट में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि हुक्मरानी एक ही मुकाम से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का दफ्तर, सरकारी मिशनरी, हाई कोर्ट, असम्बली एक ही मुकाम पर होने चाहिए। ये तमाम एक ही मुकाम पर होंगे तो हुक्मरानी में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने 42 साल सियासी तजुर्बे की बुनियाद पर यह बात कही है, तनाज़े के लिए या फिर सियासी नुक़्ते नज़र से मेरी राय को ना देखा जाए। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि तरक्की को गैर मरकूज़ करने की ज़रूरत है। वेंकैया नायडू ने कहा कि रियासत की तश्कील के बाद मरकज़ी इदारे तमाम इलाक़ों में क़ायम किए गए हैं। उन्होंने हर ज़िले में मरकज़ी इदारों के क़याम के उनके कारनामे को याद किया जब वो मरकज़ी वज़ीर थे। उन्होंने कहा कि इस मसले पर गुज़िश्ता रोज़ रियासती दारुल हुकूमत अमरावती के किसानों ने उनसे मुलाकात की थी। उनके जज्बात को मैंने महसूस किया है। वाज़ेह है कि AP हुकूमत ने रियासत में 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़ पेश की है, जिसकी मुखालिफत दारुल हुकूमत अमरावती के किसान शिद्दत के साथ कर रहे हैं और वो इस तजवीज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज भी कर रहे हैं। ప్రభుత్వంలో నేను బహిరంగంగా మాట్లాడడానికి లేదు, అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఈ బాధ నేను అర్థం చేసుకోగలను, ఎవరెవరి అభిప్రాయాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి. కానీ ఇక రాజ్యాంగ బాధ్యతలో ఉన్న వ్యక్తి విషయాలపైన, తన పరిధిలోని విషయాలపైన వ్యాఖ్యానం చేయకూడదు. మామూలుగా సలహా చెప్పడం వేరు అందరికీ, కానీ వివాదాలుగా కుదిరి దానివల్ల గొడవలుగా ఉండి దానివల్ల ఆందోళన పెరిగి ఉన్నప్పుడు నాకు ఏది సరైనది అనిపిస్తే దాన్ని నేను చెప్పదగిన చోట చెప్పగలను. అది కూడా వ్యక్తి బాగా తెలుసు. మీరు 32,000 ఎకరాలు 33,000 ఎకరాలు స్వచ్ఛందంగా దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా మీరు ముందుకు వచ్చి ఇచ్చారనే విషయం కూడా నాకు తెలుసు. మీకు న్యాయం చేస్తానని అది ప్రభుత్వం మాట ఇచ్చిన విషయం కూడా నాకు అది తెలుసు. కానీ నేనున్న బాధ్యతను మీరు గుర్తించి మీరు ఎవరన్నా ఏదైనా రిప్రజెంటేషన్ ఉంటే ఆ రిప్రజెంటేషన్ నాకు ఇవ్వండి, నేను చూస్తాను. నేను ఏమి చేయగలను, ఎలా చేస్తే మంచి అవుతుందో నా వంతు తప్పనిసరిగా మీరు వచ్చినా మీరు రాకపోయినా, మీరు అడిగినా మీరు అడగకపోయినా, నేను ఎప్పుడు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ అలాగే ఈ తెలుగు రాష్ట్రాలు అలాగే దేశానికి ఏది అవసరమో అవన్నీ ఎప్పటికప్పుడు నా చొరవతో ఎక్కడ ఎవరికి ఏం చెప్పాలో వాళ్ళకి చెప్తాను. నేను చేయగలిగేది చేస్తాను. దయచేసి అందరూ దీన్ని అర్థం చేసుకొని ఉపరాష్ట్రపతిని రాజకీయ వివాదాలు, రాజకీయ వివాదం కాదు, మాకు రాజకీయ వివాదం మీరు అనవచ్చు, నేను కాదు. కానీ దాన్ని ఇతరులు రాజకీయ దృష్టిలో చూస్తున్నప్పుడు ఇవి వాటికి ఉపరాష్ట్రపతి ఒక రాజ్యాంగం దాంట్లో ఒక అథారిటీగా ఉన్నప్పుడు ఆ మర్యాదలు, ఆ గౌరవాలు వాటిని పాటించాలి. నేను చిన్నప్పటి నుంచి ప్రజల మధ్య తిరిగినవాడిని కాబట్టి ప్రజలు ఇచ్చే దాన్ని కలుస్తానంటే ప్రజలకు కలుస్తాను, మీరు ఇచ్చిన దాన్ని చూస్తాను, దాంట్లో నా పరిధిలో నేను చేయగలిగిన పని చేస్తాను. అందుకే దయచేసి शहर हैदराबाद की उस्मानी यूनिवर्सिटी में इथोपियाई तालिब इल्म ने खुदकशी कर ली।
हॉस्टल में इस इंतहा इकदाम के लिए उसने पॉलीथीन कवर का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक 32 साल इथियोपियाई नौजवान खालिद मलिता उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में PhD कर रहा था। वो तारनाका में वाक़ यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हॉस्टल में अप्रैल 2019 से मुकीम था। इसके दोस्तों के मुताबिक वो जहनी तनाव का शिकार हो गया था और चंद माह कबल अपने मुल्क भी गया था। वो नवंबर में शहर हैदराबाद वापस आया और अपनी तालीम जारी रखा हुआ था। इतवार को उसकी मुलाकात उसके दोस्त जरदुम से हुई, जो मलकाजगिरी इलाके में रहता है। इस मुलाकात के मौके पर उसने कहा कि वो अपने मुल्क वापस जाना चाहता है। एक दिन बाद जब खालिद को इसके दोस्त ने फ़ोन किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर उसका फिक्रमंद दोस्त हॉस्टल पहुंचा और उसके कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद पाया। उसने हॉस्टल के दूसरे साथियों के साथ मिलकर दरवाजे को खोला तो देखा कि खालिद वॉशरूम में मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है और उसका चेहरा पॉलीथीन बैग से ढका हुआ है। पुलिस ने उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में इथियोपियाई सिफारत खाने के अहदेदारों को इत्तला दे दी गई है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जुमा के रोज़ जैसे ही फिरोज़ाबाद के 22 साला मुकीम को फैक्ट्री में खबर मिली कि कई इलाक़ों में तशद्दुद हो रहा है और वहाँ के हालात कशीदा हो गए हैं, वो घर के लिए लौटा, लेकिन उसको घर पहुँचना नसीब नहीं हुआ। रास्ते में ही मुकीम के पेट में गोली लग गई। उसे फ़ौरन इलाज के लिए आगरा ले जाया गया, जहाँ से उसको दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन पीर की देर शाम उसका इंतकाल हो गया। वाज़ेह है मुकीम को जिस वक्त गोली लगी उस वक्त भीड़ और पुलिस के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प हो रही थी। फिरोज़ाबाद के काउंसलर अकरम ने एक अखबार को बताया कि घर वापस आने के दौरान मुकीम के पेट में गोली लगी। मुकीम एक चूड़ियों की फैक्ट्री में काम करता था। वो अपने साथ भाई बहनों में सबसे बड़ा था। IPS ट्रेनी को हुक्काम ने घरेलू झगड़ों की बुनियाद पर मुअत्तल कर दिया था। महेश्वर रेड्डी नामी ज़ेर तरबियत IPS ऑफिसर को घरेलू झगड़ों को बुनियाद बनाकर मुअत्तल कर दिया गया था, जिस पर महेश्वर रेड्डी ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रुजू होकर मुअत्तली के खिलाफ अर्जी दाखिल की, जिस पर ट्रिब्यूनल ने इसकी मुअत्तली के अहकाम को मुस्तरद करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी में महेश्वर रेड्डी को दोबारा ट्रेनिंग पर बहाल करने का हुक्म दिया। ट्रिब्यूनल ने कहा, महेश्वर रेड्डी अभी ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, इसलिए उन पर मुअत्तली लागू नहीं होती। ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस L नरसिम्हा रेड्डी और एडमिनिस्ट्रेटिव रुकन BV सुधाकर ने वजारत दाखिला के अहकामात को कलअदम करार दिया। गुज़िश्ता हफ्ते उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में NRC और CAA को लेकर एहतजाज किया गया था, जिसमें कुछ सरकारी अमला को भी नुकसान पहुंचा था। उस पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि जो भी सरकारी इमलाक का नुकसान होगा वो नुकसान पहुंचाने वालों से वसूल कर लिया जाएगा। चुनाचे इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश हुक्काम ने लगभग 28 अफराद को नोटिस भेजी है कि उन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया और जैसे कि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 14.86 लाख रुपए आवाम से लेने की नोटिस जारी कर दी गई। यह रकम पुलिस के बेल्ट, गोलियां, हेलमेट्स और दीगर अशिया को नुकसान पहुँचाने की पाबजाई के लिए जारी की गई है। लोगों को CC कैमरे फुटेज और वीडियो अक्कासी के जरिए पहचान की गई है। इसके अलावा 150 और लोगों की भी निशानदेही की गई है जो एहतजाजों में शामिल थे और जिन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई लीडरों ने बुध के रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह पर उन्हें याद किया और खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर जमहूरिया हिंद, वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दारुल हुकूमत दिल्ली में वाक़ आजानी की समाधि सदैव अटल जाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। आज खिराज अक़ीदत पेश करने पहुँचने वाले दीगर मुअज़्ज़िज़ीन लीडरों में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, साबिक़ नायब वज़ीर आज़म लाल कृष्ण अडवाणी, भारतीय जनता पार्टी के कारगुजार सदर JP नड्डा और मरकज़ी वज़ीर जितेंद्र सिंह भी शामिल थे। इस मौके पर एक प्रार्थना सभा का भी इनेकाद अमल में लाया गया। इससे कबल मिस्टर मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, हम वतनों के दिलों में बसे साबिक़ वज़ीर आज़म भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी सालगिरह पर सलाम। बाद अज़ां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लखनऊ गए और लखनऊ में नस्ब किए गए साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्समे की निकाब कुशाई अंजाम दी। हाई कोर्ट ने हीरा ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर नोहेरा शेख की मशरूत जमानत मंजूर की है। कोर्ट ने 5 करोड़ रुपए की श्योरिटी,
पासपोर्ट पुलिस को हवाले करने, मुल्क न छोड़ने की हिदायत देते हुए जमानत दी है। नोरा शेख पर 1 लाख से जायद अफराद से सैकड़ों करोड़ रुपए डिपॉजिट वसूल करते हुए धोखा देने का इल्जाम है। जिले महबूब नगर में पेश आए एक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक लारी ऑटो के अकबी हिस्से से टकरा गई। यह हादसा जड़चल्ला मंडल के नसरुल्लाबाद के पास पेश आया। मरने वालों की शनाख्त शंकर, नरेश, मेघा, दर्शनी और ज्योति के नाम से हुई है। इनमें 1 साल की बच्ची भी शामिल है। हादसे में मजीद 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसा का पता चलने पर पुलिस जाए हादसा पर पहुंची और ज़ाब्ते की कार्रवाई करके जख्मियों को खरबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि इनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। जिले महबूब नगर के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रामा राजेश्वरी ने बदउनवानियों में मुलविस 3 पुलिस मुलाजिमिन को मुअत्तल कर दिया जो महबूब नगर ज़िले के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में काम कर रहे थे। एसपी की जानिब से मंगल की रात हिदायत जारी की गई। मेडचल पुलिस स्टेशन के 2 हेड कांस्टेबल मोहम्मद सादतुल्लाह चंद्र नायक और मूसापेट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल एम राजू को रेत की गैर कानूनी मुंतकिली के दौरान रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया गया है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में क्रिसमस की तकारीब रिवायती मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर कल रात खुसूसी दुआई इज्तिमा भी हुए जिसका सिलसिला आज भी जारी रहा। ईसाई बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। क्रिसमस ट्री को भी बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ मकामात पर सजाया गया। गिरजाघरों में लोगों की कसीर तादाद देखी गई। शहर हैदराबाद के चैपल रोड पर वाक़ मेथोडिस्ट चर्च क्रिसमस अवाम की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। साथ ही सेंटिनरी मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस ट्री भी लगाया गया। इसको रोशनियों से सजाया गया था। मुकम्मल सूरज ग्रहण के मौके पर दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तमाम अहम मनादिर बंद रहेंगी। सूरज ग्रहण की तकमील के बाद इन मनादिर को खोल दिया जाएगा। ये मनादिर तकरीबन 13 घंटों तक बंद रहेंगी, जिसके नतीजे में श्रद्धालुओं को पूजा की सहूलत नहीं रहेगी। आज शाम से ये मनादिर जुमेरात की दोपहर तक बंद रहेंगी। बाज़ इन मनादिर को खोल दिया जाएगा, धोकर खोल दिया जाएगा, जिसके बाद ही इनको अवाम के दर्शन के लिए खोला जाएगा। एपी के श्रीकाकुलम, कर्नूल, नेल्लूर, तेलंगाना के राजन्ना, सिरसिल्ला, निर्मल की अहम मनादिर बंद रहेंगी। हर मरतबे सूरज ग्रहण के मौके पर मनादिर को बंद रखने की रिवायत कई बरसों से चली आ रही हैं। मुल्क में शहरियत तरमीमी कानून नाफिज होने के बाद एक तरफ जहां मुसलसिल एहतजाज जारी हैं तो दूसरी तरफ इस कानून को लेकर सही मालूमात ना होने की वजह से कई शहरों में म्यूनसिपालिटी दफ्तरों में अफरा तफरी देखने को मिल रही है। यही हाल हापुड़ का है, जहां बड़ी तादाद में लोग पैदाइश सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं। इनमें से बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो 1950 से पहले पैदा हुए थे। हापुड़ नगर पालिका के EOG के आनंद ने कहा कि पैदाइश का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अचानक भीड़ उमड़ पड़ी है। कुछ लोग 1948 और कुछ लोग 1952 के पैदाइशी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। हम जिन मसाइल का सामना कर रहे हैं वो ये है कि पुरानी तारीखों की मालूमात हासिल करने में परेशानी हो रही है, फिर भी हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि गैर मुतवक्किल हुजूम क्यों है। बता दें कि पीर तक करीब 500 से ज़्यादा लोगों ने दरख्वास्त दाखिल की है। पहले एदाद हफ्ते में सिर्फ 5 या 6 का ही होती थी। कर्नाटक के वजीर आला BS येडियुरप्पा ने मंगलूर में पुलिस फायरिंग के 2 हलाक शुदगान को 10-10 लाख रुपए देने के मुआवजे के अपने हुक्म को पलट दिया। येडियुरप्पा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 19 दिसंबर को मंगलूर में होने वाले तशद्दुद में पुलिस की गोली लगने से 2 हलाक शुदगान के अहले खाना को मुआवजा न देने का फैसला किया है, क्योंकि दोनों महलिकीन मुजरिमाना इल्ज़ामात का सामना कर रहे थे और ऐसे लोगों को मुआवजा दिए जाने की कोई रिवायत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुआवजे की अदायगी का फैसला रियासती हुकूमत की तरफ से CID और मजिस्ट्रेट तहकीकात के मुकम्मल होने के बाद ही लिया जाएगा।
पुलिस की फायरिंग के मुतासरीन के अहल खाना को मुआवज़गी अदायगी के अपने वादे पर वापस जाने के अपने फैसले का दिफा करते हुए उन्होंने कहा कि वो लोग जो मुजरिमाना इल्ज़ाम का सामना कर रहे हैं उन्हें मुआवजा देने का इल्तिज़ाम नहीं है। इससे पहले येडियुरप्पा ने सीनियर पुलिस अफसरान के साथ मुलाकात करके शहर के मौजूदा हालात की मरकज़ी मालूमात हासिल की। मीटिंग में रियासत के वज़ीर दाखिला बसवराज बोम्मई भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और सीनियर कांग्रेसी लीडर पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया कि झारखंड असेंबली में बीजेपी हुकूमत का तख्ता पलट जाने के बाद अब बिहार और दिल्ली में अगले बरस होने वाले इंतखाबात में भगवा सियासी पार्टी को शिकस्त का सामना देखना पड़ेगा। मुंबई में अखबार नवीसों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी का जवाल गुजरात के असेंबली इंतखाबात के नताइज से ही शुरू हो गया था, जिसमें बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन इसके बावजूद वो सिर्फ अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो सकी थी। झारखंड में बीजेपी की शिकस्त का जिक्र करते हुए पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि झारखंड इंतखाबात के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने दावा किया था कि उनकी पार्टी टोटल 81 नशिस्तों में से 65 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके हुकूमत बनाएगी, लेकिन नतायज के मुतजाद निकले और अमित शाह के ने जितनी नशिस्तों की जीत का दावा किया था उससे निस्फ सीटों पर भी बीजेपी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। महाराष्ट्र हुकूमत ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान व भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को फरहाम एक्स ज़मरे की सिक्योरिटी को कम कर दिया है। उसका मतलब यह है कि अब सचिन के पास 24 घंटे सिक्योरिटी नहीं होगी, लेकिन रक्षक की सहूलत फराहम की गई है। चीफ मिनिस्टर उदय ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, जो रियासती असेंबली के रुकन भी हैं, की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। आदित्य को Y+ सिक्योरिटी से Z+ में अपग्रेड किया गया है। इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक बीजेपी लीडर एकनाथ खड़से की सिक्योरिटी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। अब तक उन्हें एक ज़मरे की सिक्योरिटी फराहम की गई थी। पुडुचेरी यूनिवर्सिटी के मजीद 3 तलबा ने शहरियत तरमीमी एक्ट और NRC की मुखालिफत में गोल्ड मेडल कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के हाथों अवार्ड लेने से इनकार करते हुए कॉन्वोकेशन का बाइकाट किया था। कल रबीहा अब्दुर्रहमान नामी मास कम्युनिकेशन की पोस्ट ग्रेजुएट तालिबा ने कॉन्वोकेशन में शिरकत करते हुए सदर जमहूरिया के हाथों गोल्ड मेडल लेने से इनकार कर दिया था। इसी तरह कैथरिका बी ग्रुप नामी तालिबा, जो MSc इलेक्ट्रॉनिक्स गोल्ड मेडलिस्ट है, ने CAA और NRC की मुखालिफत में शिरकत नहीं की। एक और तालिब इल्म AS अरुण कुमार का कहना है कि CAA और NRC के खिलाफ उनकी लड़ाई उनके PhD मकाले से ज़्यादा अहम है। CAA और NRC के खिलाफ लड़ाई सिर्फ जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटियों तक ही महदूद नहीं है। उन्होंने कहा कि लाखों शहरियों को सड़क पर आने की ज़रूरत है। अरुण कुमार ने 2018 में अपना PhD मकाला पेश किया, तब से वो इस एजाज़ के मुंतज़िर थे। ताहम उन्होंने ऐलान किया कि अवार्ड लेने का इरादा उन्होंने तर्क कर दिया है। मिहाला नामी एक और लड़की ने भी गोल्ड मेडल कबूल नहीं किया है। सऊदी हुकूमत की वजारत ने ममलिकत में शादी की कम से कम उम्र 18 साल मुकर्रर की है। इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वजारत इंसाफ की जानिब से मुल्क भर की फैमिली अदालतों और आक़िदीन को एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वो शादी ब्याह से मुतालिक आइन के आर्टिकल 16/3 पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और इसके खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बयान में मजीद कहा गया है कि शादी कम से कम उम्र मुकर्रर करना बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम का हिस्सा है। हुकाम ने हिदायत दी कि निकाह से कबल इस अमर को यकीनी बनाया जाए कि आखिर दिन में से किसी की उम्र 18 साल से कम ना हो, वरना उनका किया हुआ निकाह का इंदराज नहीं किया जाएगा। आलमी यौम हुकूक़ इंसानी के मौके पर कल इलाका सलावू में वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स वॉच का एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान की इंतहा पसंद हिंदू तंजीम राष्ट्रीय सेवक संघ ने बरतानिया में मुनक्किदा हालिया इंतखाबात में मनफी किरदार अदा किया, जो बरतानिया की रिवायात और क़वानीन के ख़िलाफ़ है। इस मौके पर एक करारदाद भी मंजूर की गई, जिसमें शुरा ने RSS को दहशतगर्द करार देने और बरतानिया में इस पर पाबंदी आयद करने के लिए मुहिम चलाने का ऐलान किया। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स वॉच के चेयरमैन नज़र लोधी ने RSS की वजह से पूरी दुनिया को ख़तरा लाहक हो सकता है। उन्होंने कहा कि RSS हिंदुत्व नज़रे पर यकीन रखता है और इस नज़रे को फ़रोग़ देने की कोशिश करता है। उन्होंने ऐलान किया कि हर साल 27 सितंबर को पूरे बरतानिया और यूरोप में
RSS کے قیام کے خلاف یوم سیاہ منائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ RSS نہ صرف مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں، دلتوں اور دیگر اقلیتوں کے لیے خطرناک ہے بلکہ عالمی امن و استحکام کے لیے بھی ایک خطرہ ہے۔ ایرانی دارالحکومت تہران سے ملی اطلاع کے مطابق بتایا گیا کہ ایران میں صوفیوں کا یہ مذہبی گروہ اسلام کی تصوف سے بھرپور قدیم تعلیمات پر عمل پیرا ہے اور ان کے سربراہ نور علی تابندہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تابندہ نے قدامت پسند شیعہ اکثریت عقیدے والے ایران میں اسلامی انقلاب کے تقریباً ایک عشرے بعد صوفیوں کے اس فرقے کی قیادت تقریباً 3 عشرہ قبل سنبھالی تھی۔ وہ کافی عرصے سے بیمار تھے اور گزشتہ چند ہفتوں سے تہران کے ایک اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ایران کے نیم سرکاری خبر رساں ادارے اسنا کے مطابق ان کی تدفین کل 25 دسمبر کو بیدقت نامی ایرانی قصبے میں کی گئی۔ تابندہ نے 1957 میں فرانسیسی دارالحکومت پیرس کی ایک یونیورسٹی سے قانون میں ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی تھی اور آیت اللہ خمینی کی قیادت میں جب 1979 میں اسلامی انقلاب کے ساتھ ہی مغرب نواز شاہ ایران کی جگہ اقتدار سخت گیر مسلم مذہبی رہنماؤں کے ہاتھوں آ گیا تو شروع میں کچھ عرصے کے لیے نور علی تابندہ ایران کے نائب وزیر اعلیٰ ثقافت بھی رہے۔ مغربی افریقی ملک برکینا فاسو کے صوبے سوم میں فوجی قافلے پر حملے کے بعد سیکورٹی فورسز نے مہم چلائی جس میں 60 مشتبہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ایک سیکورٹی اہلکار نے شناخت خفیہ رکھے جانے کی شرط پر اطلاع دی۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق منگل کی صبح کچھ نامعلوم مسلح افراد نے صوبے کے اربدا علاقے میں ایک فوجی قافلے پر حملہ کر دیا جس کے بعد سیکورٹی فورسز نے مہم چلائی جس میں تقریباً 60 دہشت گرد مارے گئے۔ ذرائع کے مطابق اس حملے میں برکینا فاسو کی فوج کے 4 جوان بھی مارے گئے ہیں۔ برکینا فاسو کے شمالی علاقے میں سیکورٹی کے حالات سنگین ہیں جہاں روزانہ اس قسم کے حملے ہوتے رہتے ہیں۔ قابل غور ہے کہ سال 2015 سے برکینا فاسو میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں 700 سے زائد افراد کی موت ہو چکی ہے جس میں 200 فوجی بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں لوگوں کو اپنا گھر چھوڑ کر محفوظ مقامات پر پناہ لینی پڑی ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ضرورت پڑنے پر NRC اور CAA کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا تیقن دیا۔ نائب صدر جمہوریہ ہند وینکیا نائیڈو نے کہا کہ حکومت صرف ایک مقام سے کام کرنا بہتر ہے۔ اتر پردیش حکومت نے جاری کی 28 افراد کو 14.8 لاکھ ادا کرنے کی نوٹس۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں ایتھوپیا کے طالب علم نے کی خودکشی۔ فیروز آباد کا نوجوان صفدر جنگ اسپتال میں فوت، پولیس کی گولی سے ہوا تھا زخمی۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے واجپئی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے INN چینل۔ خدا حافظ۔